वेलकम टू हाईलीगल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या है, ये डिफाइंड है अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन बी के तहत। ये इंक्लूड करता है इन सभी केसेस में प्रोविजंस फॉर फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। तो याद रखिएगा, मेंटेनेंस में बेसिक नेसेसिटीज के साथ साथ फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस जो कि बेसिक नेसेसिटीज होती है, उनके साथ साथ एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। इन द केस ऑफ अनमैरिड डॉटर, जहाँ पे मेंटेनेंस की जो बात हो रही है वो अनमैरिड डॉटर के लिए है, देन इन दैट केस ऑल्सो द रीजनेबल एक्सपेंसेस एंड इंसिडेंट टू हर मैरिज भी इंक्लूडेड रहेगा मेंटेनेंस के तहत। मतलब कि जहाँ पे शादी की बात हो रही है अनमैरिड डॉटर की, uh, तो उस केस में मेंटेनेंस में इंक्लूडेड रहेगा वो एक्सपेंस भी जो कि उसकी मैरिज के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है। The obligation to maintain arises not only because of statutory provision but also from existence of a relationship between two persons। तो ये बोलता है कि जो ऑब्लिगेशन होता है मेंटेन करने का किसी को, वो केवल इस वजह से नहीं अराइज होता है क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, यानी कि लॉ में लिखा हुआ है, पर वो इसलिए भी अराइज होता है क्योंकि दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है। In Hindu law, it also arises from the concept of joint Hindu family। हिंदू लॉ में ये इस वजह से अराइज होता है क्योंकि हिंदू लॉ में हमने हमेशा जॉइंट हिंदू फैमिली देखी है, उसके बारे में पढ़ा है। और जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब ये होता है कि लोग जॉइंटली उसमें साथ में रहते हैं। तो इन दैट केस उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप होती है जो बर्थ देता है ऑब्लिगेशन की कि वो एक दूसरे को मेंटेन करे। ये इसके पीछे का एक ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हिंदू वाइफ। तो हिंदू वाइफ को कहाँ कहाँ मेंटेनेंस मिल सकता है, सबसे पहले अगर ये देखें तो तीन डिफरेंट लेजिस्लेशन में ये प्रोविजन दिए हुए हैं। नंबर वन दिया हुआ है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन नंबर 24 एंड 25। सेकेंडली, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 18 के तहत भी हिंदू मैरिड वुमेन को मिल सकता है मेंटेनेंस। एंड लास्टली सीआरपीसी, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 125 में भी हिंदू वाइफ को मेंटेनेंस मिल सकता है। जैसा कि हम जानते ही हैं, शाहबानू केस के तहत ये बोला गया था कि 125 इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब पर एप्लीकेबल होता है। हिंदू वाइफ को भी यहाँ पर मेंटेनेंस मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। क्योंकि हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं, तो हमें हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत हमें मेंटेनेंस यहाँ पर देखना होगा। तो सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डील करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू मेंटेनेंस से एंड मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइड एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स जो दिया हुआ है सेक्शन 24 में। तो 24 की बात करेंगे तो यहाँ बोलता है that where in any proceeding under this act it appears to the court that wife either the wife or the husband has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding, it may order the respondent to pay the petitioner the expenses of the proceeding and monthly maintenance during the proceedings having regard to the petitioner's own income and the income of the respondent. इट मे सीम टू द कोर्ट टू बी रीजनेबल। इसका क्या मतलब हुआ कि 24 ये बोलता है कि जहां कोई भी प्रोसीडिंग इस एक्ट के तहत चलती है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि दोनों पार्टीज में से कोई भी, यानी कि वाइफ या हस्बैंड, कोई भी ऐसा है जिसके पास कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है जो कि सफिशिएंट है उसके सपोर्ट के लिए या जिसके तहत वो इस प्रोसीडिंग्स के खर्चे उठा पाए, तो ऐसे केस में वो ऑर्डर कर सकती है रिस्पोंडेंट को टू पे द petitioner द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग। मतलब कि दूसरी पार्टी जो सफिशिएंट है उसे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप इनके लिए एक जो भी इस केस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग में लग रहे हैं वो पे करिए, प्लस मंथली मेंटेनेंस भी प्रोवाइड कर सकती है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। और उसके अलावा ये देखा जाएगा कि पेटिशनर की खुद की इनकम क्या है, इनकम की रिस्पोंडेंट की इनकम क्या है, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट एक रीजनेबल डिसीजन दे सकता है। तो पेंडेंटे लाइट का मतलब ही होता है जहां पर एक पेंडिंग सूट है, तो पेंडिंग सूट के दौरान भी सेक्शन 24 के तहत कोर्ट मेंटेनेंस फिक्स कर सकता है, ऐसी पार्टी के लिए जो कि केपेबल नहीं है प्रोसीडिंग के खर्चे उठाने के लिए या खुद को मेंटेन करने के लिए। अब देखते हैं कि
इस प्रोविजन का ऑब्जेक्ट क्या है? So the object of this provision is to support the financially weak party in sustaining litigation and meet monthly expenses. So इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट ये है कि जो भी ऐसी पार्टी है जो फाइनेंशियली वीक है उसको भी लिटिगेशन सस्टेन करने के काबिल बनाया जा सके, यानी कि चूंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो फाइनेंशियली वीक है और फिर भी वो मुकदमा चल रहा है, वो लड़ रहा है पार्टी वो मुकदमा, तो वो उस मुकदमे को सस्टेन कर पाए और अपने जो भी मंथली एक्सपेंसेस है उनको मीट कर सके. It is also called maintenance pendentolite because the maintenance is given during pendency of any of the proceeding under HMA. सिंपल सी बात है, इसे पेंडेंटिलाइट मेंटेनेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मेंटेनेंस है वो पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन के दौरान दिया जा रहा है, यानी अभी सूट डिसाइडेड नहीं हुआ है बट स्टिल मेंटेनेंस दिया जा रहा है, सो इस वजह से इसे पेंडेंटिलाइट बोला जाता है. यहाँ पे कुछ टाइपोज है बट जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा एंड सॉरी फॉर द टाइपोज. The proceeding as the maintenance contained in section 9 to 13. तो जो भी प्रोसीडिंग है मेंटेनेंस की वो सेक्शन 9 से 13 के बीच में दिया हुआ है. एंड देयर कैन नॉट बी एन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 24. सेक्शन 24 की इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं हो सकती है. द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24 कैन बी गिवन टू आइदर हस्बैंड और वाइफ. तो सेक्शन 24 वाला जो मेंटेनेंस है ये या तो हस्बैंड को दिया जा सकता है या तो वाइफ को. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दोनों को बोल दे कि दोनों एक दूसरे को मेंटेनेंस दे, तो इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जो पार्टी वीक होगी उसी को मेंटेनेंस मिलने का अधिकार होगा. Thirdly, the court is empowered to grant expenses of the proceedings and monthly maintenance. तो यहाँ पर कोर्ट को दो चीजों को ग्रांट करने की पावर है. फर्स्टली जो प्रोसीडिंग में जितना भी खर्चा आ रहा है एक्सपेंसेस है वो, और जो भी मंथली मेंटेनेंस लग रहा है पार्टी को वो. अब इसके ग्राउंड्स क्या होंगे? तो ऐसा पेंडेंटलाइट मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए कोर्ट क्या क्या कंसिडरेशन में लेगी? The court will take into consideration the fact that husband or wife does not have any independent income sufficient to support and meet expenses of the proceeding. कहने का मतलब कोर्ट ये ध्यान में रखेगी कि हस्बैंड या वाइफ जो भी पार्टी वीक है उसके पास कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है जिससे कि वो प्रोसीडिंग में जो भी खर्चा हो रहा है एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको वो सपोर्ट कर पाए या उसका वो पेमेंट कर पाए. अब कंसिडरेशन में एक और चीज ली जाएगी. द कोर्ट विल टेक इनटू कंसिडरेशन द पेटिशनर्स इनकम एंड द इनकम ऑफ द परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस. कोर्ट ये भी ध्यान में रखेगी कि पेटिशनर की इनकम क्या है और जो परमानेंट एलिमनी वगैरह अगर मिली है तो उसका क्या स्टेटस है. ठीक, तो इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा. अब बात करें सेक्शन 25 की. So section 25 provides that the court may at any time of passing any decree. याद रखिएगा कि यहाँ पर जो डिक्री पास हो रही है उस टाइम पे मेंटेनेंस दिया जा रहा है, और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू, या डिक्री पास होने के बाद में. सो पहले वाला जो है वो हमने 24 में पढ़ा पेंडेंटी लाइट है, वो भी प्रोसीडिंग खत्म होने के पहले दिया जा रहा है. एंड 25 वाला या तो पासिंग ऑफ डिग्री के टाइम पे दिया जा रहा है या फिर सब्सिक्वेंट टाइम पे यानी बाद में. Order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance. तो यहाँ पर भी जो है कोर्ट जिसके भी फेवर में डिसीजन आया है या जैसी भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बोल सकती है एप्लीकेंट को कि वो एप्लीकेंट जो भी हो हिज और हर हस्बैंड और वाइफ दोनों हो सकता है उसके मेंटेनेंस के लिए या सपोर्ट के लिए उसे वो ग्रॉस सम या मंथली या पीरियोडिकल सम, ये तीनों चीजें याद रखिएगा, ग्रॉस सम मंथली सम और पीरियोडिकल सम, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट. ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा जो मेंटेनेंस है अगर वो कोई मंथली सम है या पीरियोडिकल सम है, ग्रॉस सम है तब तो एक ही बार दे दिया जाएगा. बट अगर मंथली या पीरियोडिकल सम है तो वो कब तक दिया जाएगा? तो टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, तो जब तक एप्लीकेंट की लाइफ है तो लाइफ टाइम उसको राइट रहेगा रिसीव करने का मेंटेनेंस. हैविंग रिगार्ड टू द रिस्पोंडेंट्स ओन इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट, तो इसको जो मेंटेनेंस फिक्स किया जाएगा क्या ध्यान में रख के किया जाएगा? जो भी रिस्पोंडेंट की ओन इनकम है या जो भी प्रॉपर्टी है एप्लीकेंट की, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के दिया जाएगा. द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कंडक्ट वगैरह और जो भी सर्कमस्टेंसेस है इनको भी देखा जाएगा. और इस अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट कोर्ट को जस्ट लगता है, रीजनेबल लगता है,
वो जो है वो दिलवाया जाएगा। और इसके लिए अगर कोर्ट को नेसेसरी लगता है तो थ्रू चार्ज ऑन अ मूवेबल प्रॉपर्टी भी कोर्ट जो है मेंटेनेंस दिलवा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अब एचएमए के पहले ये जो राइट था ये केवल वाइफ को ही अवेलेबल था। जैसा कि हम जानते हैं 125 में वाइफ तो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, लेकिन हस्बैंड के पास राइट नहीं है। वहां केवल चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड वाइफ के पास ही ये राइट है कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सके। बट एचएमए में ये जो राइट है ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अवेलेबल है कि जो भी पार्टी फाइनेंशियली वीक है और दूसरी स्ट्रॉन्गर है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते। अब अगर बात करें तो एट the time of passing any decree or any time after passing of decree, तो दोनों टाइम पे मतलब जब डिग्री पास कर रहे हैं तब, ये हमने पहले भी देखा था, या फिर उसके बाद। अब मोड ऑफ पेमेंट ये भी हमने देख ही लिया है, बट कोर्ट फिर भी एक बार और देख लेते हैं। द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू अवार्ड मेंटेनेंस इन द फॉलोइंग मैनर। किस तरीके से कोर्ट मेंटेनेंस अवार्ड कर सकती है? तो तीन तरीके हैं। ग्रॉस सम यानी कि एक ही बार जो दे दिया जाता है जिसे हम एलिमिनी भी बोलते हैं। मंथली सम पर मंथ उन्होंने बांट दिया है। या पीरियोडिकल सम, पीरियोडिकल यानी उन्होंने कुछ पीरियड डिसाइड कर दिया है कि एक साल में एक बार देना है या जो भी है। पीरियोडिकल सम जो कोर्ट ने अपने हिसाब से डिसाइड किया हो पीरियड वाइज, वो। आउटर लिमिट ऑफ द मेंटेनेंस इज द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट। जैसा कि हमने देखा कि मेंटेनेंस कब तक मिल सकता है? लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, जब तक एप्लीकेंट की लाइफ है तब तक मिल सकता है। It means that maintenance can be awarded for entire life of the applicant and not beyond that. यानी लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट से ज्यादा मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। अब कंसिडरेशंस वगैरह हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, एक बार और देख लेते हैं। कंसिडरेशंस जो कोर्ट ध्यान रखेगी अवॉर्ड करते समय मेंटेनेंस, तो वो क्या क्या देखेगी? रिस्पोंडेंट की इनकम क्या है, ठीक है, एप्लीकेंट इनकम एंड प्रॉपर्टी, एप्लीकेंट की इनकम क्या क्या है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज कैसा है, और सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। तो ये सारी चीजें कोर्ट मद्देनजर रखते हुए अपना मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड करेगी। अब वेरिएशन, मॉडिफिकेशन एंड रिसेशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि कब ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस में वेरिएशन हो सकता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव, मॉडिफिकेशन यानी बढ़ाया जा सकता है, एंड रिसेशन यानी कि कैंसल आउट किया जा सकता है। So Section 25 provides that the court may, in case of change of circumstances of either party, may change, modify और resign such order। तो यहाँ पे सेक्शन 25 में ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए दोनों पार्टीज के सर्कमस्टेंसेस में बदलाव आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एप्लीकेंट जिसको कि मेंटेनेंस मिलना था, उसने कोई प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली है या उसकी जॉब लग गई है और अब वो खुद ही अपने आप को मेंटेन करने में सफिशिएंट हो गया है, तो इस केस में भी। या फिर जिसको मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया गया था, मान लीजिए उसकी नौकरी चली गई है या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई है और अब वो मेंटेनेंस नहीं दे सकता, तो ऐसे दोनों ही केसेस में मान लीजिए कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस है किसी भी पार्टी के में, तो ऐसे केस में चाहे तो वो मेंटेनेंस बढ़ा सकता है, घटा सकता है या बदलाव भी कर सकता है। अब सेक्शन 25 का सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि जो पार्टी जिसके फेवर में ऑर्डर किया गया था मेंटेनेंस का, उसने मान लीजिए दूसरी शादी कर ली है, अगर हस्बैंड वाइफ कोई भी है उसने दूसरी शादी कर ली है, या अगर वो पार्टी वाइफ है, शी हैज नॉन रिमेन चेस्ट, मतलब कि अब वो चेस्ट नहीं रह गई है, ठीक है, और अडल्ट्री में रह रही है या जो भी है। और तीसरा क्या है? इफ सच पार्टी इज द हस्बैंड, अगर वो पार्टी हस्बैंड है, दैट ही हैज हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी वुमन आउटसाइड वेडलॉक, उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी दूसरी वुमेन के साथ किया है, तो इन सभी केसेस में जो कोर्ट है वो ऐसे ऑर्डर को जिसके फेवर में हुआ था इन लोगों के फेवर में, उसको क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। कैंसिल के अलावा कोर्ट के पास ये भी ऑप्शन है कि वो वेरी, मॉडिफाई या रिसाइन कर दे। तीनों ऑप्शंस कोर्ट के पास अवेलेबल होते हैं। अब हम एक केस का देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन 1993 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला that the phrase passing any decree under section 25 indicate that an order for permanent alimony can only be made when a decree is passed granting any substantive relief under the act and not where the main petition is dismissed or withdrawn। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो ये बोलता है कि जो हम बात कर रहे हैं परमानेंट एलिमनी की, वो केवल तभी दी जा सकती है जब जो डिक्री है उसने कोई सब्सटेंटिव रिलीफ दिया हो इस एक्ट के तहत।
और वो तब नहीं दी जा सकती जब जो मेन पिटिशन है, मतलब जिसके लिए वो केस सूट लगाया गया था, वो ही डिसमिस हो गया हो। तो जब तक सब्सटेंटिव रिलीफ आप नहीं देते, उस केस में आप परमानेंट एलिमनी भी नहीं दे सकते हो। जहाँ पे सब्सटेंटिव रिलीफ मिला है वहीं पे परमानेंट एलिमनी देने का ऑर्डर दिया जा सकता है। दूसरा केस है रमेश चंद्र दागा वर्सेस रामेश्वरी दागा 2005। इसमें बोला गया था that the spouse of a null and void union entered into during pendency of an earlier marriage is entitled to maintenance on passing of a decree of nullity। यानी कि ऐसा स्पाउस जो कि नल एंड वॉइड यूनियन के थ्रू एंटर हुआ था ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अ अर्लियर मैरिज, यानी पिछली शादी की पेंडेंसी में, तो उस केस में ऐसा पार्टनर भी क्या है एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए अगर डिक्री ऑफ नलिटी पास हो जाती है। तो मतलब अगर उसकी शादी जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाती है क्योंकि उसमें अर्लियर मैरिज ऑलरेडी पेंडिंग थी, तो उस केस में भी उसे मेंटेनेंस का अधिकार रहेगा जब डिग्री ऑफ नलिटी पास हो जाएगी, क्योंकि उसकी शादी जो थी वो नल एंड वॉइड थी। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। अभी हमने देखा सेक्शन 24 एंड 25 के तहत जो हमको मेंटेनेंस मिलता है हिंदू मैरिज एक्ट में। अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो दिया जाता है सेक्शन 18। So section 18 deals with the maintenance of wife and right to have separate residence. So section 18 में maintenance of wife provided है और separate residence का भी right है यहाँ पर। A woman can claim under this section as a wife and not as a widow। ये चीज important है कि यहाँ पर जो maintenance claim करेगी women, वो as a wife claim कर सकती है, as a widow नहीं। मतलब अगर उनके जो हस्बैंड है वो डिसीज्ड हो गए, तो उस केस में यहाँ पर नहीं। अ विडो कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि इसी एक्ट के सेक्शन 22 में विडो जो है उसको अधिकार दिया गया है मेंटेनेंस क्लेम करने का। Section 18(1) provides that a Hindu wife, whether married before or after the commencement of this act, shall be entitled to be maintained by her husband during her lifetime। सो सेक्शन 18 का क्लॉज 1 प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे जो हिंदू वाइफ है, भले ही इस एक्ट के पहले या बाद में जिनकी शादी हुई हो, वो एंटाइटल्ड है अपने हस्बैंड द्वारा मेंटेन किए जाने की ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। मतलब अपने जीवन काल के लिए वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस डिमांड कर सकते। देन अगेन सुप्रीम कोर्ट इन चांद धवंस केस जो हमने अभी देखा has made it clear that when the marriage is subsisting, section 81 of HAMA will apply, and if the marriage is not subsisting, section 25 of HMA will apply। मतलब चांद धवन के केस में ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की कि अगर मैरिज सब्सिस्ट कर रही है, मतलब कि अभी भी मैरिज का जो बॉन्ड है वो टूटा नहीं है, तो सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अप्लाई करेगा। और जहाँ पे मैरिज सब्सिस्ट नहीं कर रही है, खत्म हो गई है, तो उस केस में सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई करेगा। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now, Section 18, subsection 2 provides that the Hindu wife shall be entitled to live separately from her husband with forfeiting her claim to maintenance in the following circumstances। So, कुछ circumstances है जहाँ पर जो है हिंदू वाइफ एंटाइटल्ड रहेंगी कि वो अपने हस्बैंड से भी अलग रह सके। पहला, इफ ही इज गिल्टी ऑफ डेजर्शन, अगर जो उनका हस्बैंड है वो गिल्टी ऑफ डेजर्शन है, मतलब कि उनको छोड़ के रह रहा है, उनको डेजर्ट कर दिया है। दूसरा, इफ ही हैज ट्रीटेड हर विद सच क्रुएल्टी, अगर उनके हस्बैंड ने उन्हें क्रुएल्टी के साथ ट्रीट किया है। थर्डली, इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम ए विरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, मतलब विरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी से सफर कर रहे हैं। इफ ही हैज एनी अदर वाइफ लिविंग, अगर उनकी एक और वाइफ थी पहले से। एंड लास्टली, if he keeps a concubine in the same house in which his wife is living or habitually resides with concubine elsewhere, या फिर वो उसी घर में कॉन्क्यूबाइन के साथ ले आए हैं जहां पर उनकी वाइफ रहती थी या हमेशा से रहा करती थी। इफ ही हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन, अगर वो हिंदू ही नहीं रह गए, कन्वर्ट हो गए हैं अनदर रिलीजन में, तो इन सभी केसेस में हिंदू वाइफ एंटाइटल्ड रहेंगी एक सेपरेट रेसिडेंस। सेक्शन 18 का सबसेक्शन 3 प्रोवाइड करता है कि हिंदू वाइफ को किन सिचुएशन में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और रेसिडेंस सेपरेट नहीं मिलेगा। सो इफ शी इज अनचेस्ट और ceases टू बी a हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, तो इन सभी केसेस में, मतलब इफ शी इज इम्प्योर और इफ ceased टू बी a हिंदू बाय कन्वर्जन, तो इन सभी केसेस में उन्हें क्या है, सेपरेट रेसिडेंस और मेंटेनेंस का राइट नहीं मिलेगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोविजंस देखते हैं।
सेक्शन 19 प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। तो सेक्शन 19 में इस एक्ट के दिया हुआ है विडोड डॉटर इन लॉ यानी कि बहू जो है उसके मेंटेनेंस के संबंध में। And it provides that a Hindu wife, whether married before or after the commencement of this act, shall be entitled to be maintained after the death of her husband by her father-in-law. So 19 में ये बोला गया है कि अगर जो हिंदू वाइफ है इस एक्ट के पहले या बाद में उनकी शादी हुई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उनको मेंटेनेंस मिलने का जो राइट है वो किससे रहेगा? अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फिर उनके फादर इन लॉ जो है वो उनके मेंटेनेंस के लिए ऑब्लिगेटेड रहेंगे। देन सेक्शन 20 बोलता है प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स। तो यहाँ पे बच्चों और एजेड पेरेंट्स की मेंटेनेंस की बात हो रही है। इट प्रोवाइड्स दैट अ हिंदू इज बाउंड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम टू मेंटेन हिज और हर लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट चिल्ड्रन और हिज और हर एजेड और इन्फर्म पेरेंट्स। सो सेक्शन 20 ये बोलता है कि हिंदू जो है वो हमेशा बाउंड रहेगा अपनी लाइफ टाइम के लिए अपने लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट दोनों प्रकार के बच्चों और अपने जो एजेड और इनफॉर्म पेरेंट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए। देन जो सेक्शन 22 है वो मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस के बारे में बताता है एंड सेक्शन 23 जो है वो उन फैक्टर्स के बारे में डिटरमाइन करता है जो हेल्प करते हैं मेंटेनेंस अमाउंट को समझने में या उसको डिसाइड करने में। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।